वेलकम टू नीतीश यादव क्लासेस। और दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ BPAE 144 का सब्जेक्ट। ठीक है, सामाजिक नीति और प्रशासन। इसके अंदर जो 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, उन्हीं को मैं करवाऊंगा। और मैंने इसके 4 ईयर के पेपर का एनालिसिस करा है। इसके अंदर मैंने 5 ऐसे क्वेश्चंस को रखा है जो हर बार रिपीट होते हैं या फिर इस टॉपिक से आते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और भी वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सामाजिक नीति और सामाजिक नीति की संकल्पना और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंदर ना बेसिकली हमें सामाजिक नीतियाँ जो होती हैं उनके बारे में बताना है और उनका उद्देश्य क्या होता है। तो देखो, सामाजिक नीति जैसे सोशल पॉलिसी, नाम से ही समझ आ रहा है कि ये ना समाज के सभी वर्गों में समानता, सामाजिक न्याय और कल्याण प्रदान करने के लिए मतलब जो बनाई जाती हैं। यह नीतियाँ विभिन्न क्षेत्र जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण आदि में सरकार द्वारा लागू की जाती है। समाज नीति विशेष रूप से कमजोर, पिछड़े, वंचित और अल्पसंख्यक वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए बनाई जाती है। तो देखो, सामाजिक नीति मतलब सोशल पॉलिसीज क्या होंगी कि ऐसे पॉलिसीज जो समाज के लिए बनी है। अब समाज में क्या क्या होता है कि देखो, महिलाओं का सशक्तिकरण करना जरूरी होता है क्योंकि महिलाओं को दबाया जाता है। जैसा आप लोगों को पता है कि भारत में पितृ सत्तात्मकता है, जहाँ पे मतलब जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाल कल्याण के अंदर ही वर्क होता है। तो सामाजिक नीतियां इन्हीं के लिए बनाई जाती हैं। अब देखिए, सामाजिक नीति की परिभाषा और संकल्पना जो हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। देखो, आप कभी भी आंसर करते हो ना तो सबसे पहले इंट्रो डालना चाहिए, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में लिखना चाहिए। तो देखो, सामाजिक नीति की परिभाषा और संकल्पना। सामाजिक नीति एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत सरकार विभिन्न सामाजिक समस्याओं के समाधान करने हेतु योजनाएं बनाती है। ठीक है, मतलब जो सरकार है ना, सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिए नीतियों को बनाया जाता है। यह नीति समाज में बराबरी, स्वतंत्रता और गरिमा सुनिश्चित करती है। इसका माध्यम से एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण संभव होता है। अब बेसिकली देखो, सरकार को सामाजिक नीति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है कि समाज के अंदर कुछ ऐसी समस्याएं होंगी जिनकी जिनका हल निकालना ज़रूरी है। ठीक है? और ये नीति ना समाज में स्वतंत्रता, बराबरी और गरिमा सुनिश्चित करती है। अब समाज नीति के उद्देश्य क्या होते हैं? सामाजिक न्याय की स्थापना, मतलब समाज में हर वर्ग के लिए न्याय की स्थापना की जाए। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण। अब जैसे जो शेड्यूल कास्टेस और शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, इनको आपने देखा है कि काफ़ी पहले से इनका शोषण किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ना इनकी स्थिति को सुधारने के लिए ज़रूरी है कि सामाजिक न्याय को और सामाजिक नीतियों को लागू किया जाए। ठीक है? तो वंचित वर्गों का सशक्तिकरण, और इसके अंदर सिर्फ ये अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्टेस ट्राइब नहीं आते। महिलाएँ भी हैं, बच्चे भी हैं, वृद्ध भी हैं, दिव्यांगजन भी हैं। ठीक है? और मुझे लगता है यार इसमें ना मर्दों को भी ऐड करना चाहिए क्योंकि यार वो भी कभी-कभी उन्हें भी सशक्तिकरण की ज़रूरत होती है। बट आंसर है तो इसके अंदर इनका ही लिखा जाता है कि महिलाओं को ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है, वृद्धों को, दिव्यांगजनों को। ठीक है भाई, मेल लोगों के लिए कोई नहीं बात करता। चलो, सामाजिक असमानता को कम करना। आर्थिक, जातिगत और लैंगिक असमानता को दूर करने की दिशा में कार्य करना। अब देखो, जो सामाजिक असमानता है ना, उसको भी कम करने के लिए सामाजिक नीति। अब बेसिकली यही सारी चीजें हैं ना जिनके लिए आप सामाजिक नीति को बनाओगे। ठीक है, तो सामाजिक समावेशन, इंक्लूजन, मतलब समाज के हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसी जगह होती है ना जो अपने कल्चर से इतना जुड़े रहते हैं ना कि उन्हें बाहर का इंटरफेरेंस पसंद नहीं होता। बट उन्हें भी तो रोजगार, मतलब उन्हें भी तो विकास मिलना चाहिए ना। विकास पे तो सबका अधिकार है। क्योंकि देखो, विकास वही होता है, सबके लिए विकास की परिभाषा अलग हो सकती है। बट जो एक कॉमन लेवल का विकास होता है ना, जैसे अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा खाना, ठीक है, ये तो सबकी बेसिक नीड है। तो ये विकास सबके लिए होना चाहिए। मानव अधिकार की रक्षा, मानवों के अधिकार की रक्षा। ठीक है, मौलिक अधिकारों को लागू कर नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। सतत विकास को बढ़ावा देना। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन और पर्यावरण सुरक्षा को महत्व देना। ठीक है, सतत विकास आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता हो और आने वाली पीढ़ी की जरूरतों को खतरे में ना डाले। ठीक है, ऐसा विकास होता है सतत विकास। तो आर्थिक विकास के साथ साथ ना सामाजिक संतुलन और पर्यावरण सुरक्षा को भी महत्व देना। बेसिकली ग्लेशियर्स को बचाना,
निष्कर्ष, सामाजिक नीति किसी भी देश की सामाजिक संरचना को मजबूत करती है। ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन स्थापित करती है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। भारत जैव विविधता से भरा देश है। सामाजिक नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नीति गरीबों, वंचितों और पिछड़े वर्ग के लिए आशा की किरण है। ये सामाजिक नीति के क्रियान्वयन ईमानदारी और पारदर्शिता से हो, तो ये समाज में न्याय संगत और समावेशी बना सकती है। ठीक है। अब देखो, अगर ईमानदारी से ये सामाजिक नीतियों पे अमल किया जाए ना, जितनी नीतियां सरकार बनाती है, और अगर वो अच्छे से अमल हो जाए, तो भारत की स्थिति ना बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। बट ये जो सामाजिक नीतियां होती है ना यार, देखो सोशल पॉलिसी सिर्फ सुनने में ही अच्छी लगती है और कुछ एक लोगों को ही इसका लाभ मिलता है, हर किसी को इसका लाभ नहीं मिल पाता। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अगर देखो याद ना हो ना, तो ये समझ लेना कि सामाजिक नीति क्यों बनाई जाती है। समाज के अंदर न्याय, कल्याण, इन सभी को सुधारने के लिए। अब अगर तुम समाज के अंदर न्याय, कल्याण करोगे, ठीक है, और जो चीज़ें उनको सुधारोगे, उससे क्या होगा? शिक्षा अच्छी होगी, स्वास्थ्य अच्छा होगा, रोजगार अच्छा होगा, महिलाओं को सशक्तिकरण मिलेगा, बच्चों का कल्याण होगा। ठीक है। और इसके अलावा इसका उद्देश्य समझ सकते हो कि सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, वंचित वर्गों का सशक्तिकरण होगा, सबको समान अवसर मिलेंगे, असमानता कम होगी, सामाजिक समावेशन, सबको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। ठीक है। चलिए अब दूसरे आंसर पे चलते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन के उपायों का वर्णन कीजिए। तो बेसिकली ना, अब इसके अंदर हमें बताना है कि भारत के अंदर ना गरीबी, मतलब गरीबी हटाने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो भारत एक विकासशील देश है, मतलब अभी ये विकसित नहीं है, बट विकास की धारा पे है, मतलब विकास कर रहा है। यह गरीबी का एक प्रमुख सामाजिक और मतलब यहाँ पे ना, जहाँ गरीबी एक सामाजिक और आर्थिक समस्या रही है, आप लोग को पता है, गरीबी सबसे बड़ा ही रोग है। आज़ादी के बाद से भारत सरकार ने गरीबी को हटाने के लिए अनेक योजनाओं और कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक है। गरीब केवल आय की कमी ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुविधाओं के अनुपलब्धता से भी जुड़ी है। इसलिए गरीबी उन्मूलन एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसमें कई सामाजिक आर्थिक पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो देखो यार, गरीबी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपके पास पैसा नहीं है। अगर आपके पास अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं भी नहीं है ना, तो भी आप गरीब ही हो। ठीक है। तो देखिए, अब गरीबी उन्मूलन के उपाय क्या-क्या किए गए हैं भारत में। गरीबी के प्रकार, ठीक है, देखो गरीबी के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक तो देखो, सापेक्ष गरीबी, मतलब रिलेटिव प्रॉपर्टी पॉवर्टी, यह उस स्थिति को दर्शाती है जब किसी व्यक्ति की आमदनी समाज के औसत से बहुत कम होती है। और निरपेक्ष गरीबी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब व्यक्ति बुनियादी आवश्यकता जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य भी पूरा नहीं कर पाता। ठीक है। तो देखो, एक होता है सापेक्ष गरीबी और एक होता है निरपेक्ष गरीबी। सापेक्ष के अंदर ना, मतलब आपकी आमदनी कम है, औसत जो होना चाहिए, जैसे बोला जाता है ना कि एक व्यक्ति की इतनी, यूनाइटेड नेशंस ना एक वो स्थापित करता है स्टैंडर्ड, जिसके अंदर अगर आपकी आय इतने से कम है ना, तो आप गरीबी रेखा के नीचे आते हो। और एक होती है निरपेक्ष गरीबी। इसके अंदर क्या होता है कि आपके पास ना भाई बिल्कुल ही पैसे नहीं है, कि जो बुनियादी आवश्यकताएं होती है ना, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी आपके पास नहीं है। अब देखिए, गरीबी उन्मूलन के प्रमुख उपाय और योजनाएं कौन कौन सी हैं। देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा जिसको कहा जाता है, बहुत पॉपुलर है। और देखो, मनरेगा वाला ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब इसके अराउंड में रिपीट करता है। एक और क्वेश्चन है मनरेगा के ऊपर, वो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो वीडियो को एंड तक देखोगे ना, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसको भी एक बार देख के जाना, और अगर आपको ना देखना हो तो आप जल्दी जल्दी स्किप करके भी उस आंसर को एक बार बस देख लेना। ठीक है। क्योंकि वो रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट्स वाई। और चैनल पे अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 100 दिनों की गारंटी शुदा रोजगार की व्यवस्था करती है। तो मनरेगा में क्या होता है कि महात्मा गांधी ये ना, देखो, महात्मा गांधी नेशनल रूरल क्या कहते हैं वो है, रोजगार गारंटी, मतलब जो होता है ना, जिसके अंदर आपको मतलब मिलता है, कुछ काम वगैरह मिलता है। ठीक है। गारंटी अधिनियम जो होता है, तो इसके तहत ना आपको 100 दिन के लिए वो मिलता, रोजगार मिलता है। ठीक है। और अगर नहीं मिलता तो उसका अ, हर्जाना जो होता है वो सरकार करती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, PMJDY,
ठीक है, गरीबों को बैंकिंग सेवा से जोड़कर उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता देना। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM ग्रामीण महिलाओं और स्व सहायता समूहों को स्वरोजगार से जोड़ने की पहल। ये जो आजीविका है ना, ये देखना आप अभी गांव वगैरह में आप विजिट करेंगे ना, तो ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी और गरीबी अ, ग्रामीण गरीबों को पक्का घर उपलब्ध कराना। अब देखो ये जो पीएमएवाई है ना, अब आप लोग बोलोगे कि जैसे गरीबी में पीएमएवाई का क्या, तो देखो इसके अंदर बोला है ना, गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती। अगर आपके पास घर वगैरह भी नहीं है ना, तो वो भी एक गरीबी का ही वो है, रूप है, ठीक है। और ये जो देखो मनरेगा होता है ना, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होता है। थोड़ा बहुत वो कभी-कभी हो जाता है ना दोस्तों, फँस जाते हैं हम, क्या बोले तो उसके चलते हो जाता है। और एक है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, ये तो देखा ही होगा आपने, राशन कार्ड जो हमारे घर में होता है वो इसी के तहत होता है हम लोगों के पास, जिससे हमें राशन मिलता है। पहले तक तो उसके कुछ पैसे भी लगते थे, बट जब ये कोविड वाला टाइम आया उसके बाद से प्रधानमंत्री ने बिल्कुल फ्री कर रखा है, ठीक है। मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान। अब ये मिड डे मील से तो यार देखो एक ना नॉस्टैल्जिया भी हिट होता होगा कि जब हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे ना, तो खाना मिलता था, तो हम लोग हर दिन तो खाना नहीं लेते, बट जिस दिन पूरी सब्जी रहती थी तो हम लोग जाके ज़रूर लेते थे। तो ये मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान, मतलब जिसके तहत स्कूल के बच्चों को भोजन मिलता है और सभी को शिक्षा का अधिकार मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, सब्सिडी और सहायता राशि सीधा लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर भ्रष्टाचार में कमी लाना। अब ये देखो डीबीटी क्या होता है कि गांव में ना देखना, जब ये सरकार ने गैस को बांटा था ना, तो उसकी जो सब्सिडी आती थी ना, तो डायरेक्ट जो वो होता था, धारक होता था, मतलब जिसके नाम पे वो गैस पास हो रखा होगा ना, सिलेंडर जो भी है, तो उसके खाते बैंक के अंदर डायरेक्ट वो पैसे चले जाते थे। इससे क्या होता था कि भ्रष्टाचार कम होता था। अब देखो गवर्नमेंट के बीच में आपका बैंक है, अब बैंक को भी तो गवर्नमेंट ही रेगुलेट करता है, उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं आता या मिडलमैन नहीं आता। तो बेसिकली इससे भ्रष्टाचार भी कम होता है। और इसमें ये भी नहीं होता था कि कोई फिजिकली आपको आके पैसे देगा। तो ये सबसे सेफ है डीबीटी, ये भी याद रखिएगा। तो आई होप आप लोग को एक दो तो देखो याद हो गया होगा, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर है। मनरेगा सब जानते हो, प्रधानमंत्री जन धन योजना भी जानते हो, ठीक है। और ये मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये तो अभी सिलेंडर वाला जो एग्जांपल दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इससे आप लोगों को पता चल गया होगा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से पता याद हो गए हो। और नेक्स्ट मतलब इसका निष्कर्ष भी देख लेते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, जिनका असर जमीनी स्तर पर दिखा है। हालांकि कई क्षेत्र में योजनाओं के सही क्रियान्वयन, निगरानी और पारदर्शिता की कमी के कारण अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा। इसके समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर कार्य करना होगा और समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित करनी होगी। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास को प्राथमिकता से गरीबी को स्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। तो देखिए दोस्तों, जो गरीबी उन्मूलन की दिशा के अंदर योजनाएं, मतलब दिशा है, उसके अंदर योजनाएं चलाई जा रही हैं। बेसिकली भारत में गरीबी उन्मूलन की दिशा में जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, मतलब उन्हें एरेडिकेट, उन्हें खत्म करने के लिए, उसका ना जो जमीनी स्तर पर थोड़ा बहुत मतलब दिखता है कि फर्क आ रहा है। बट ये ना अगर अच्छी निगरानी से और पारदर्शिता से हो ना, मतलब एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि जैसे गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स है ना, लोग भी उससे अवेयर रहे, तो बीच में कोई उसके अंदर ना चोर बाजारी या फिर घूसखोरी ये सब ना करे, तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये आंसर भी क्लियर होगा। और अगर ना हो तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, आप लोग को समझ आ जाएगा, क्योंकि देखो इतना टफ पेपर नहीं है। अगर आप लोग सिर्फ इस वीडियो को भी देख लोगे ना, तो फॉर श्योर आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन जो मैं आपसे कह रहा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन कीजिए। और मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में पारित किया गया एक ऐतिहासिक कानून है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी, परिवार के जीवन यापन
के लिए रोजगार की गारंटी देना है। यह दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रोजगार योजना मानी जाती है जो ग्रामीण नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में 2005 में इसको लागू किया गया था और इसका उद्देश्य क्या है कि जो गांव के गरीब परिवार होते हैं ना, उनको जीवन यापन के लिए रोजगार की गारंटी देना, ये दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रोजगार योजना मानी जाती है। क्योंकि यार देखो, भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी बड़ी है और उसके अंदर ये इतना बड़ा एक्ट है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि ग्रामीण क्षेत्र के जो भी गरीब परिवार है ना, उन्हें जीवन यापन के लिए रोजगार की गारंटी देना। और ये सबसे बड़ा सार्वजनिक रोजगार योजना भी है जो नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अब इसकी विशेषताएं जैसा मैंने आपको बताया था, देखो सबसे पहला तो 100 दिन का गारंटी शुदा रोजगार, प्रत्येक ग्रामीण परिवार को हर वित्तीय वर्ष में 100 दिन की मजदूरी आधारित काम प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 100 दिन का काम मिलेगा। मांग आधारित कार्य प्रणाली, काम की मांग श्रमिक स्वयं करते हैं और उन्हें 15 दिन के भीतर काम देना अनिवार्य है। अब इसके अंदर देखो, जो काम है ना, ऐसा नहीं कि कोई भी काम, जो बंदा मांगेगा वही तो काम मिलेगा और उसको 15 दिन के भीतर दिया जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षण, योजना में कम से कम 33% कार्य महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अभी देखना अपना ये जो सड़कें वगैरह का निर्माण होता है, इसके अंदर औरतें भी काम कर रही होती है, तो वो सब ना मनरेगा के थ्रू ही होता है। क्योंकि उसके अंदर देखना आप लोग, औरतें भी काम कर रही होती हैं दोस्तों। स्थानीय कार्य मतलब काम श्रमिक के गांव से या 5 किलोमीटर के भीतर ही दिया जाना चाहिए। समाज में पारदर्शिता, सामाजिक लेख परीक्षा सोशल ऑडिट के माध्यम से योजना की क्रियान्वयन की निगरानी की जाएगी। ठीक है, समाज में पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट होता है, जिसके माध्यम से योजना की क्रियान्वयन की निगरानी की जाए, मतलब कैसा वर्क हो रहा है योजना का, बेसिकली वो। ठीक है, कार्यान्वयन की सफलता, अब रोजगार सृजन में वृद्धि, अब मतलब ये जो मनरेगा है, इसका क्या क्या लाभ है। ठीक है, रोजगार सृजन में वृद्धि, लाखों ग्रामीण को बेरोजगारी से राहत मिली है, विशेष रूप से कृषि रहित मौसम में। ठीक है, अब देखो गांव के लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है वो एग्रीकल्चर होता है, लेकिन अगर मौसम ही अच्छा नहीं होना तो एग्रीकल्चर से कुछ भी नहीं आ रहा होता है। ठीक है, महिला सशक्तिकरण, अब इसके अंदर 33% आरक्षण जब महिलाओं को मिलेगा तो महिलाओं का सशक्तिकरण भी तो होगा दोस्तों। ठीक है, ग्रामीण विकास में योगदान, जल संरक्षण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण जैसे कार्यों से ग्राम स्तर पर आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ है। अब देखो, इसके अंदर एक और चीज होती है कि 5 किलोमीटर के अंदर, अब देखो गांव से 5 किलोमीटर अंदर में जितना भी होगा तो वहीं तो सड़क निर्माण हो रहे हैं, वृक्षारोपण हो रहे हैं, तो इससे अल्टीमेटली जो ग्रामीण ढांचा है उसके अंदर भी सुधार आएगा। पलायन में कमी, अब देखो पलायन का एक सबसे बड़ा रीजन क्या होता है कि लोग ना अच्छे बेटर क्या कहते हैं, रोजगार एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी के अंदर अपने घरों को छोड़ते हैं। अब उन्हें अगर अपने गांव में ही रोजगार मिल रहा है ना, तो कोई क्यों ही जाएगा। क्योंकि यार देखो, गांव की ये बात तो गांव की होती है। और इसके अंदर की जो मुख्य चुनौतियां हैं वो क्या है, वेतन भुगतान में देरी, मजदूरों का भुगतान सही समय पर नहीं हो पाता, श्रमिकों में असंतोष उत्पन्न होता है। अब देखो, ये तो कई बार देखा गया है कि जो ये रोड साइड्स पे लोगों को हमने काम करते हुए देखा है। देखो मैंने इधर में तो मतलब जिधर मैं रहता हूँ उधर में ज़्यादा नहीं देखा, बट नोएडा वगैरह की साइड में ना मैंने देखा है, जो थोड़ा रूरल एरिया टच होता है उधर की साइड में काफ़ी लोगों को देखा है। तो वहाँ पे ना ये देखो, वेतन सही टाइम पे नहीं मिल पाता, और भ्रष्टाचार, जो जॉब कार्ड में फर्जी नाम, ठीक है, मास्टर रोल में हेरफेर जैसी शिकायतें सामान्य हैं, मास्टर रोल में हेरफेर जैसी शिकायतें सामान्य हैं। देखो, जॉब कार्ड में फर्जी नाम डाल के उन्हें क्या होता है कि 100 दिन का रोजगार, अब वो रोजगार किसको मिला है ये नहीं पता। ठीक है, और रिकॉर्ड के अंदर इन सरकारी कर्मचारियों ने मतलब जो भी दिखा दिया हो, सरकार तो उसी को मानेगी ना। अब उन्हें मिला हो चाहे ना मिला हो, काम हुआ हो चाहे ना हो, बट रिकॉर्ड रखा है। सामाजिक लेख परीक्षा की कमजोरी, कई राज्यों में सोशल ऑडिट ठीक से नहीं होता, जिससे पारदर्शिता में कमी आ जाती है। अब देखो, इसके अंदर सोशल ऑडिट किया जाता है जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे, बट जब उसके अंदर ही कमजोरी होगी सामाजिक लेख परीक्षा के अंदर, तो ये सोशल ऑडिट कैसे ही सफल होगा। राज्य सरकार की उदासीनता, कई राज्यों में योजना को प्राथमिकता नहीं दी जाती और बजट की कमी रहती है। कभी कभी देखो, ये जो दोष है ना राज्यों से भी आ जाता है, ठीक है, सरकारों से भी आता है और मोस्टली उन्हीं से आता है।
ठीक है, तो इसके निष्कर्ष पे चलते हैं। मनरेगा ने ग्रामीण भारत में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नई दिशा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। इससे न केवल ग्रामीण को रोजगार मिला है, बल्कि स्थानीय विकास को भी गति मिली है। हालांकि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन प्रणाली में पारदर्शिता, निगरानी और सामुदायिक भागीदारी को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। अगर इन चुनौतियों को दूर कर दिया तो यह अधिनियम गरीबी और बेरोजगारी से लड़ने के लिए एक सशक्त हथियार साबित हो सकता है। अगर देखो मनरेगा को अच्छा कर दिया जाए तो आपको भी पता है पलायन में कमी होगी और ग्रामीण ढांचे अच्छे होंगे, ठीक है? और क्या होगा कि सबको रोजगार मिलेगा तो बेहतर जीवन स्तर भी होगा। अब देखो एक बार अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल जाता है ना, तो आप कई पॉइंट्स को खुद भी बना सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब हर बार आपको उसी से करना पड़े तो ही होगा, आप खुद से भी लिखिए, ठीक है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता बताइए एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। तो एनएफएसए, ये तो आपको पता होगा कि वो जो राशन कार्ड होता है जिसके तहत हमें भोजन का अधिकार है ना, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए 2013 भारत सरकार का एक ऐतिहासिक कानून है, जिसे भोजन का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है गरीब और वंचित तबकों को सस्ते दर पर खाद्यान्न प्रदान कर उन्हें खाद्य सुरक्षा देना। इसके तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स को सशक्त बनाकर लोगों तक अनाज पहुंचाया जा सकता है। तो एनएफएसए क्या है कि भारत सरकार का ना 2013 में एक ऐतिहासिक कानून था, जिसका ना वो क्या कहते हैं जो आधार था वो था भोजन का अधिकार, जो हमारे वो होते हैं ना मूलभूत अधिकार होते हैं, ठीक है? तो उसमें से ही एक है भोजन का अधिकार, ठीक है? इसको सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था और ये ना गरीब तबकों को सस्ते दर पे राशन प्रदान कराते हैं। और इसके तहत ना मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त बनाकर लोगों तक अनाज पहुंचाया जाता है। मतलब इसको पूरा करने के लिए जो ये होता है ना पीडीएस, इसको सशक्त मतलब स्ट्रॉन्ग बनाकर लोगों तक अनाज पहुंचाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की प्रमुख विशेषता है लाभार्थियों की कवरेज। ग्रामीण क्षेत्रों के 75 और शहरी क्षेत्रों की 50% आबादी को कवर किया गया है। लगभग 81 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होते हैं, ठीक है? अब देखो बहुत बड़े आंकड़े हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन देखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा है, ठीक है? चाइना को भी हमने पॉपुलेशन के मामले में बीट कर दिया है। और उसके अंदर जो रूरल और अगर अर्बन एरिया से हम 75 और 50% के लोगों को लेते हैं ना, तो ये भी बहुत बड़ा कवरेज है और अपने आप में ही बहुत बड़ी स्कीम है, ठीक है? लगभग हम लोग ना आधे मतलब लोगों को खाना उपलब्ध करा पाते हैं, ठीक है, सक्सेसफुली। और खाद्यान्न वितरण प्राथमिकता प्राप्त परिवार को प्रति माह 5 किलोग्राम चावल, 3 किलो गेहूं, 2 किलो मोटा अनाज, 1 किलो अ, के दर से, ठीक है? मतलब देखो जो प्राथमिकता के परिवार होते हैं ना उनको 5 किलोग्राम चावल और 3 किलो गेहूं, 2 किलो मोटा अनाज, 1 किलो की दर से, है ना, से मतलब दिया जाता है। अब यार देखो ये ना कई जगह चेंज भी हो जाता है। जैसे हमारे इधर में ना मेरे ख्याल से 3 और 2 का हिसाब चलता है। एक इंसान के ऊपर 5 किलो मिलता है, ठीक है? अ, तो आई होप 3 रुपये पर केजी। अच्छा सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक हो गई कि अब प्रत्येक माह 5 किलोग्राम, ठीक है, चावल 3 रुपये केजी और गेहूं 2 रुपये किलो और मोटा अनाज 1 रुपये के दर से। दैट वाज प्राइस मेंशन था, बेसिकली मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद कुछ वो हो गया, ठीक है। अंत्योदय अन्न योजना AAY सभी गरीब परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, ठीक है, 35 किलो अनाज मिलता है। अंत्योदय अन्न योजना, अब देखो ये ना कार्ड्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एक बीपीएल कार्ड होता है, एक एपीएल होता है, एक ये वाला, अलग अलग कार्ड होते हैं, उसके हिसाब से दिए जाते हैं। लाभार्थियों की पहचान राज्य सरकार द्वारा तय मानदंडों के आधार पर चयन, मतलब हर किसी को नहीं मिल जाता। इसकी ना वेरिफिकेशन भी होती है, बट मोस्ट प्रोबेबली इतने ज़्यादा लोगों का वेरिफिकेशन भी सही से नहीं हो पाता। जान पहचान लगा के लोग यहाँ भी जो अमीर होते हैं वो भी इसका लाभ उठा लेते हैं। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताएं, उन्हें पौष्टिक आहार और नकद सहायता प्रदान की जाती है।
बाल आहार 6 महीने से 14 वर्ष तक के बच्चों को गर्म पका भोजन या टेक होम राशन। अब देखो ये 6 महीने से 14 वर्ष वाला ना, आप उससे समझ सकते हो कि जो आंगनबाड़ियाँ होती हैं गली मोहल्लों में हर जगह देखना एक आंगनबाड़ी होती है, तो उसके अंदर छोटे बच्चों को खाना दिया जाता है 6 महीने के, और 14 साल तक मिड डे मील, मतलब मेरे ख्याल से 8th क्लास तक, दिल्ली की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे 8th क्लास तक के बच्चों को मिलता है मिड डे मील। तो तब मोस्ट प्रोबेबली बच्चों की एज जो होती है 14 के अराउंड होती है, ठीक है। और शिकायत निवारण प्रणाली, प्रत्येक राज्य में शिकायत अधिकार और जिला स्तर पर तंत्र की व्यवस्था है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का मूल्यांकन कीजिए। सकारात्मक पहलू क्या है? गरीबों को कम मूल्य पर अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। कुपोषण और भूख की समस्या में कुछ हद तक सुधार। महिला सशक्तिकरण, राशन कार्ड आमतौर पर महिला मुखिया के नाम पर होता है। खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित होने से सामाजिक स्थिरता में योगदान। अब देखो गरीबों को एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अनाज की उपलब्धता रहती है। कुपोषण और भूख की समस्या में कुछ हद तक सुधार होता है। मतलब यार खाना मिल रहा है तो कुपोषण कुछ हद तक तो दूर होगा ही। और महिला सशक्तिकरण, देखना अब जो कार्ड बनते हैं ना, वो घर की मुखिया जो औरत होती है उनके नाम पे होते हैं। और खाद्यान्नों की उपलब्धता सामाजिक स्थिरता में योगदान देती है। नकारात्मक पहलू क्या होता है? लाभार्थियों की गलत पहचान। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो अमीर लोग होते हैं वो भी इसका लाभ उठा लेते हैं, असली ज़रूरतमंदों तक मदद नहीं पहुंचती। भ्रष्टाचार, अनाज की चोरी, कालाबाजारी, ये तो मोस्ट प्रोबेबली जो राशन की दुकानें होती हैं ना, उनसे जाके आप ब्लैक में भी खरीद सकते हो, और वो बहुत ज़्यादा करते हैं। अब जिनका राशन नहीं मिलता, उसका अगर ये मार्क कर दे कि हाँ उसने अपना राशन उठा लिया है, तो आप उससे क्या कर लेंगे बताइए? उसकी इंक्वायरी तो नहीं होगी, क्योंकि एक छोटे-छोटे अमाउंट में जब देखो एक बड़ी सी जगह के 75% और 50% पॉपुलेशन को कवर कर रहा है, तो आपको लगता है कि अगर ये लोग 50-100 किलो अनाज चुराते हैं, ठीक है, वैसे तो बहुत लार्ज अमाउंट में, बट आप खुद भी सोचिए इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो ये वही होता है, ठीक है। राशन की दुकानों पर अनियमित समय पर अनाज की आपूर्ति ना होना। कई बार ना देखो इसके अंदर क्या होता है कि सही टाइम पे ना अनाज आता ही नहीं दुकानों में, और फिर वो ऐसा कर करके बोलता है कि है ही नहीं राशन, तो अगले महीने आना, और 1 महीने का राशन वो खत्म कर देता है, जबकि उसके पास होता है। भंडारण व परिवहन की समस्या, खराब गोदाम और खाद्य की खदान की बर्बादी। अब देखना कई बार ना बोलते हैं कि सड़ा गेहूं मिल रहा है राशन में, या ये मिल रहा है, तो अगर एक अच्छा आपके पास उसको उस भंडारण नहीं है, स्टोर नहीं करोगे, तो खराब तो होगा ही। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भारत में खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इसने गरीबों तक तबकों के बीच भूख और कुपोषण की समस्या को कम करने में मदद किया है। इसके कार्यान्वयन में कई खामियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए तकनीकी समाधान, ई राशन कार्ड, पारदर्शिता और सामाजिक निगरानी को मजबूत किया जाना चाहिए। यह सही ढंग से लागू किया जाए तो अधिनियम से करोड़ों लोगों को सुरक्षा और गरिमा का प्रतीक बन सकता है। अब देखो अभी बीच में हुआ था ना कि राशन कार्ड के लिए क्या हो रहा है कि ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रही थी, जिसमें आपकी लाइव फोटो ली जा रही थी। तो यही सब है। तो देखो इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है अगर अच्छे से किया जाए। मैंने कहा तो कि ये जो हमारी पॉलिसीज़ होती है ना, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है अगर अच्छे से यूज़ की जाए तो, ठीक है। अब लास्ट है सामाजिक उद्यमिता की विशेषताओं और इसके सतत विकासों लक्ष्यों से संबंध पर प्रकाश डाली, ठीक है। देखिए सामाजिक उद्यमिता क्या होती है? सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी अवधारणा है जो व्यावसायिक रणनीतियों का उपयोग करके सामाजिक समस्याओं का समाधान खोजती है। इसका उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। ये शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, लैंगिक समानता, ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कार्य करती है और सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में सहायक बनती है। तो बेसिकली देखिए कि इसके अंदर क्या होता है कि समाज और संगठन की समस्याओं को पहचान कर उसके समाधान के लिए ना एक नवीन और व्यवहारिक तरीके से उपयोग किया जाता है। ये परंपरागत व्यापार और सामाजिक सेवा के बीच की कड़ी है। अब इसके अंदर क्या होता है यार, देखो मैं बताता हूँ आपको। एंटरप्रेन्योरशिप आप सभी को पता है कि ये मतलब जो उद्यमी होती है ना, कि जो बंदे आजकल अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे सोलो की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सामाजिक उद्यमिता, ठीक है। अब देखो जैसे मानो कि एक ना चीज़ को आइडेंटिफाई किया गया कि इसकी ना बहुत कमी है,
मैं सपोज करो कुछ भी हो सकता है, फिर एक समाज के तबके ने उसके ऊपर काम करना शुरू किया और उससे उस चीज़ को दूर किया। तो इससे क्या होता है कि ना शिक्षा और स्वास्थ्य तो अच्छा होगा। अब बेसिकली देखो, तुम्हारे पास पैसे आने लगे तो कुछ मूलभूत आवश्यकता पूरी हो जाएँगी। बट इसके अंदर जो सस्टेनेबल आता है ना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, इसके अंदर पर्यावरण का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है? तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति या संगठन समाज की समस्याओं को पहचान कर उनके समाधान के लिए नवीन व्यवहारिक तरीके का उपयोग करता है। ये परंपरागत व्यापार और सामाजिक सेवा के बीच की कड़ी है। सामाजिक उद्यमिता की विशेषताएं नवाचार इनोवेशन मतलब सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु रचनात्मक विचारों और तरीकों का प्रयोग। ठीक है, सामाजिक प्रभाव उद्यम की प्राथमिकता उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है। लाभ का पुनर्निवेश कमाया गया लाभ पुनः सामाजिक मिशन में लगाया जाता है। दीर्घकालिक दृष्टिकोण मतलब समस्या का स्थायी समाधान पर केंद्रित होता है, ना कि अल्प कालिक लाभ पर। ठीक है, समावेशी विकास वंचित और पिछड़े वर्गों को शामिल कर विकास की मुख्य धारा में लाना। तो बेसिकली सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पूरे समाज के जो सुधार के लिए उद्यमी की जाती है उसको कहा जाता है। और इसके अंदर देखो सतत विकास के जो वो थे गोल्स थे, वो कौन कौन से थे उसके हिसाब से हमें बताना था। तो पहला था गरीबी उन्मूलन जो पहला होता है, और तीसरा सस्टेनेबल गोल है जो हमारा अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, और चौथा है गुणवत्ता शिक्षा, पांचवा है लैंगिक समानता, आठवां है परिमाण पूर्ण रोजगार और आर्थिक वृद्धि, और तेरहवा है जलवायु परिवर्तन से निपटाना। ये उद्यम न केवल स्थानीय स्तर पर समस्याओं का समाधान करता है बल्कि वैश्विक स्तर पर भी सकारात्मक योगदान देता है। अब देखो इसके भारत में उदाहरण क्या है, गूंज पुराने कपड़े और घरेलू वस्तुओं के माध्यम से ग्रामीण सशक्तिकरण। ठीक है, सेल्को ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा समाधान। ठीक है, आरकू कॉफी आदिवासी किसानों के लिए लाभकारी व्यापार मॉडल। निष्कर्ष क्या है, सामाजिक उद्यमिता भारत जैसे विकासशील देश के लिए सामाजिक न्याय और समावेशन की दिशा में एक शक्तिशाली उपकरण है। ये न केवल वंचितों को सशक्त बनाती है बल्कि सतत विकास लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक है। आज की बदलती दुनिया में सामाजिक उद्यमिता न केवल एक विकल्प है बल्कि आवश्यक बन गई है। यदि सही दिशा और समर्थन दिया जाए तो यह समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तो देखो दोस्तों, जो ये सामाजिक उद्यमिता है ना, ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे सामाजिक न्याय समावेशन को एक नई दिशा मिलेगी। ठीक है, और इससे क्या होता है कि सभी सशक्त बनते हैं, पूरा समाज ही सशक्त बनता है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आई रियली नीड योर सपोर्ट दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।